नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन योग्य वेतन सीमा 21,000 रुपये करने और 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन पर अब दोस्तों नई बात आप सभी के लिए सामने आई है। तो किस तरीके से आपके पेंशन योग्य वेतन की सीमा को 21,000 रुपये किया जाएगा और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये की स्तर से बढ़ाकर 3,000 रुपये किन कर्मचारियों को कब से और कैसे देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। 30% पेंशन भोगियों को ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उच्च पेंशन मिलेगा और उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, 30% का लाभ अब किन पेंशन धारकों को मिलेगा, हायर पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर हम सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आया है। कर्मचारियों के वेतन की आधी राशि देने का मुद्दा अब दिल्ली में उठने वाला है। पेंशन की बहाली को लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आ चुका है। तो आखिर कौन से कर्मचारियों को उनकी जो सैलरी है उनकी आधी राशि बतौर पेंशन की मिलेगी और इसके मुद्दे को दिल्ली में किस प्रकार से उठाया जाएगा, पेंशन बहाली को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आ रही है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित कर लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करती हैं पेंशन योग्य वेतन सीमा 21,000 रुपये करने और 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन करने को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों इस वक्त ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर रोज नई नई बातें सामने देखने को मिल रही है। अब नवीनतम एक्चुअरी मूल्यांकन पर दोस्तों सवाल उठाया जा रहा है। 31 मार्च 2024 के बारे में पेंशनर्स क्या सोचते हैं, इस पर पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई का यहाँ पर जो है विचार और मत सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, एचपीसी को भी ईपीएस 95 में कमी के बारे में पता था, इसलिए उनकी सिफारिशें बजटीय सहायता के अधीन थी, ये दोस्तों रामकृष्ण पिल्लई जी कहती हैं। अरुण जेटली के समय वित्त विभाग ने प्रस्ताव वापस कर दिया था, उसके बाद टेम्प ब्रिज के नीचे बहुत यानी कि पानी बह चुका है। मेरे विचार से पिछले 10 वर्षों में मुद्रास्फीति और वेतन में वृद्धि को देखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये करने के अधीन बिना किसी अतिरिक्त बजटीय सहायता की 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सीमा तय की जानी चाहिए। फिर बढ़ी हुई आवक, बढ़ी हुई निकासी का भी ध्यान रखेंगे। जब अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 21,000 रुपये हो जाता है तो अधिकतम पेंशन भोगियों को स्वचालित रूप से 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अतिरिक्त बोझ केवल पुराने पेंशन भोगियों और कुछ नए पेंशन भोगियों के संबंध में होगा, जिससे ईपीएस वहन करने में सक्षम भी हो सकता है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगी पीके कपूर लिखते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर से पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा झूठे वादे क्यों किए जा रही हैं। जैसा कि मेरे सभी पेंशनर्स मित्र इस सच्चाई से अवगत हो चुके हैं कि कई राज्यों ने लगभग सभी उच्च न्यायालयों की ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आदेश जारी किए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 4/11/2022 को आदेश को भी लागू नहीं किया जा रहा है। यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन न करने के लिए अज्ञानता और न्यायालय की अवमानना का मामला है। अगर पेंशनर संगठन सर्वोच्च न्यायालय में जाए तो यह अधिक प्रभावी हो सकता है, ऐसा लगातार पेंशन धारकों के द्वारा कहा जा रहा है। यानी कि दोस्तों जब से 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 रुपये की वेज लिमिट को खत्म किया है और उसके बाद से लगाकर अभी तक दोस्तों उन्हें जो है 15,000 रुपये की वेज लिमिट के आधार पर ही दोस्तों यहाँ पर पेंशन मिल रही है, जबकि पेंशन की समय सीमा, पेंशन की जो तय सीमा है वो 21,000 रुपये तय कर दी जानी चाहिए, जिससे कुछ लोगों की न्यूनतम पेंशन अभी भी 3,000 रुपये प्रति माह हो सकती है, लेकिन जिन्हें यहाँ पर न्यूनतम पेंशन कम मिल रही है उनको भी बजटीय सहायता देकर 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देना उचित होगा। ऐसा दोस्तों तमाम तरह के पेंशन धारक जो है वो लगातार सरकार से मांग करते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 30% पेंशन भोगियों को ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उच्च पेंशन हाल फिलहाल में मिल रही है और इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से आगे होने वाला है, तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। पेंशन का मामला इस वक्त तूल पकड़े हुए हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों की धड़कनें बढ़ चुकी है। उच्च पेंशन पर दोस्तों पेंशनर्स कहते हैं कि जहां तक उच्च पेंशन का सवाल है 31/8/2014 तक ईपीएस में शामिल होने वाले
वाले केवल 30% पेंशन भोगियों को ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ मिल रहा है। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो लोग न्यूनतम पेंशन पा रहे हैं या जिनका वेतन सेवानिवृत्ति के समय 6,500 या फिर 15,000 से कम था? उन्हें कोई उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। जो अधिकतम सीमा से थोड़ा अधिक थे वे केवल मामूली लाभ उनको मिलने वाले हैं। उदाहरण के लिए जुलाई 2003 में उप प्रबंधक विभाग से वित्त के रूप में सेवानिवृत्त हुआ एक व्यक्ति जिसका वेतन 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 22,000 रुपये था, तो उसे 6,500 की बजाय 22,000 रुपये के आधार पर पेंशन मिल सकती है, जिसके लिए अतिरिक्त अंशदान प्लस पिछले 20 वर्षों का ब्याज जमा करना होगा, जिसमें लाभ दोस्तों मामूली देखने को मिलता है। यदि दोस्तों उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है तो लाभ उनका भी समाप्त हो जाता है। जो लोग प्रबंधक पद पर हैं वह बहुत अधिक वेतन पाते हैं, उन्हें बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। वे HC और SC में हैं। कम वेतन वाले कर्मचारी कुछ वर्दी के लिए सरकार से दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं। यही दोस्तों वास्तविकता नजर आ रही है। सैलरी 1 लाख से अधिक है और पेंशन 2900। एक अन्य पेंशनर PK कपूर ने बताया कि मैं एक सरकारी उपक्रम से 64,570 वेतनमान प्लस DA का वरिष्ठ समन्वयक के पद पर सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 2017 में मेरा कुल वेतन 1 लाख से अधिक है, लेकिन मेरी पेंशन 2900 रुपये प्रति माह है, जो कि बहुत कम है। मैंने उच्च पेंशन योग्य वेतन के लिए भी आवेदन किया है। तो दोस्तों पेंशन के उद्देश्य को मूल वेतन प्लस DA पर ही विचार होना चाहिए। इसी को लेकर पेंशनर्स ने जानकारी दी है कि पेंशन के उद्देश्य केवल मूल वेतन प्लस DA पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 31/8/2014 से पहले EPS में शामिल हुए और सेवानिवृत्त हुए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर EPFO द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नए विकल्प के भी हकदार होंगे। यहाँ पर आशा है कि औपचारिकता जो है वो पूरी कर ली जा चुकेगी, फिर भी आपको उच्च पेंशन मिलना तय है। बस शर्त यह है कि नियोक्ता में अपनी आवश्यकता के अनुसार काम किया हो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से डिमांड नोटिस प्राप्त होने पर पैसा आपको जमा किया हो। 2900 पेंशन और 15,000 रुपए की पेंशन योग्य वेतन पर यह आधारित है। ये पेंशन EPS में आपके योगदान पर आधारित है। कृपया इसके अलावा कुछ भी नोट न करें। आपको अपने उपभोक्ता और यहाँ पर जो है EPFO के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारक जो है वो सवाल जवाब लगातार करते आ रहे हैं EPS 95 पेंशन योजना को लेकर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। MP के कर्मचारियों को वेतन की आधी राशि देने का मुद्दा दिल्ली में उठेगा। पेंशन बहाली पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जहां एक और महंगाई भत्ता में वृद्धि की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कर्मचारी लामबंद हो रही हैं। कर्मचारी अधिकारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम में वेतन का 50% राशि मिलती है, जो कि परिवार चलाने के लिए समुचित रहेगी। यही कारण है कि कर्मचारी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रही हैं। इसी मुद्दे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन के वेतन की आधी राशि देने की मांग अब दिल्ली में उठाई जाएगी। इसके लिए दोस्तों नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के मध्य प्रदेश शाखा सक्रिय हो गई है। MP में नेशनल पेंशन स्कीम के प्रति कर्मचारी अधिकारियों की नाराजगी अभी भी व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि इसमें मासिक पेंशन बेमुश्किल 3,000 रुपये बनेगी, जो कि घर चलाने के लिए अपर्याप्त है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलती है। बुढ़ापे में जब हम किसी भी काम करने में असमर्थ हो जाते हैं तब पेंशन के रूप में हर माह पर्याप्त रकम मिलना बेहद जरूरी हो जाती है। प्रदेश में पेंशन बहाली के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में बैठक बुलाई गई है। दोस्तों आज बैठक यहाँ पर भोपाल में बुलाई गई है। इस प्रांतीय बैठक में पूरे प्रदेश के पदाधिकारी और पुरानी पेंशन बहाली के लिए रणनीति बनाने को जुट चुकी है। भोपाल जिला अध्यक्ष सुरसिंह प्रसाद पटेल के अनुसार नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय सचिव और प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद दहेरिया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हीरानंद नवरिया और प्रदेश मीडिया प्रभारी अविनाश श्रीवास्तव में इस बैठक में यहाँ पर जो शामिल हुए हैं। बैठक में मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन के लिए आंदोलन पर चर्चा की गई है। 2005 के बाद सरकारी सेवा से आए कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने पर विचार विमर्श किया गया है। संगठन पदाधिकारियों के अनुसार जो कर्मचारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें हम पूछ रहे हैं कि पेंशन के 3,000 रुपये में घर और जीवन कैसे चलेगा। पेंशन कर्मचारियों का हक है, इसके लिए हम लड़ाई लड़नी होगी। MP के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का मुद्दा दिल्ली में उठाया जाएगा। 15 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्तावित, जिसमें मुद्दा उठाया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए भोपाल की बैठक यहाँ पर चर्चा कर चुकी है। भोपाल में और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारियों राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल कराने की कोशिश कर रही हैं। इससे पेंशन बहाली का आंदोलन को मजबूत मिलेगी। जी दोस्तों, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के पदाधिकारियों का कहना है कि नई पेंशन
पेंशन स्कीम कर्मचारियों के वेतन का 10%, वहीं 14% सरकार का मिलता है। सेवानिवृत्ति होने पर कुल राशि 50% की एक मुश्त दी जाती है। शेष राशि में मासिक पेंशन बनती है, जो कि यहाँ पर वह मुश्किल से 3000 रुपए होती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतिम आहरित वेतन का 50% के रूप में राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। तो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, नई पेंशन योजना नहीं चाहिए। और इसी को लेकर दोस्तों 15 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन आप सभी के लिए दिल्ली के अंदर रखा गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर किया जा सकता है। ये दोस्तों भोपाल की आज की बैठक के अंदर आप सभी के लिए बड़ा निर्णय हाल फिलहाल में लिया गया है। तो दोस्तों आप सभी के लिए आई आज की प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा हमने इस वीडियो के अंदर की। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।